अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम इस वक्त बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। वहाँ पर जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो रही है और तालिबान इस वक्त हेरात और लश्करगाह पर कब्ज़े की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में एक लड़ाई अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जारी है। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पर लश्करगाह के बहुत सारे इलाकों पर तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और अगर मुकम्मल तौर पर वो इस कब्ज़े में कामयाब हो जाते हैं तो ये पहला एक सूबाई दारुल हुकूमत होगा जिस पर वो मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो जाएंगे। गो के इस वक्त अफ़गान फोर्स जो इस वक्त अमरीकी फ़ोर्सेस हैं उनका इनखला हो चुका है और यहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अब नहीं रहे अफ़गानिस्तान में, लेकिन जो फ़िज़ाई हमलों में मदद है वो अमेरिका आज भी फराहम कर रहा है अफ़गान फोर्सेस को। और बड़ा वाज़े तौर पर इस वक्त जो बयान सामने आया अफ़गान सदर की जानिब से, उनका ये कहना है कि जो कुछ अमेरिका ने किया, जिस जल्दबाजी में और अचानक से वो उन्होंने यहाँ से अपना इनखला किया, अशरफ गनी साहब ये फरमा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। और जो सूरत हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान की आवाम, अफ़गानिस्तान की हुकूमत जिसको इस वक्त फेस कर रही है, और इस मामले पे उनका ये मानना है और उनका ये कहना है कि पहले ही अमेरिका को वार्न कर दिया गया था, आगाह कर दिया गया था। इस वक्त एक खाना जंगी सी की सूरत हाल, एक बाकायदा जंग, एक लड़ाई और यकीनन ये कब्ज़े की जंग है। अफ़गान फोर्सेस किस हद तक मुकाबला कर पाएंगी, किस हद तक तालिबान मजबूत हैं और किस हद तक वो काबिज़ हो पाएंगे, ये आने वाले दिन पहले से इस बात को ख्याल ज़ाहिर कर दिया गया था कि खासे अहम है और पता चलता रहेगा उनकी कोशिशें किस हद तक जारी रहती हैं, कितने इलाके उनके कब्ज़े में आते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि 6 से 8 महीने में शायद वो मुकम्मल तौर पर भी कब्ज़ा हासिल करने में अफ़गानिस्तान का कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त जो दफ्तर ख़ारजा है उसने बड़ा वाज़े किया है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। जो दफ्तर ख़ारजा या कहीं से भी कोई बयान है, अगर उसको किसी गलत शक्ल में पेश किया जाता है तो दैट्स अनदर मैटर, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहता है, अफ़गान अमन अमल में तामीरी ताउन का किरदार अदा करना चाहता है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ है, जो बड़ा वाज़े तौर पर सामने आया। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करें और फिर उसके साथ साथ जो कुछ हमारे सियासी मामलात हैं जिनमें इस वक्त मीम और शीन की लड़ाई की बातें चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू खासा कंट्रोवर्शियल हुआ, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब मैदान में आए, नवाज़ शरीफ साहब ने भी बयान ज़ाहिर किया और कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 2018 के इंतखाबात को लेकर जो बयान दिया उसके पीछे क्या लॉजिक थी, मैं चाहूँगा कुछ बात इस पर करें। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हम सुनते आए थे, यूनिवर्सिटी बनाना था वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने। अब ये नई सोच और यकीनन एक थिंक टैंक ने इस पर काम किया है और यकीनन ये बड़ा एक इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व रही होगी, एक सोच रही होगी। यकीनन काबीना के लोगों ने पूरा सोच समझ कर फ़ैसला किया होगा। तो लिहाजा अब वो वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ओपन करने जा रहे हैं, इससे पैसा कमाया जाएगा। मैं चाहूँगा इस पर भी मेहमानों की राय लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब से करूँगा। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देख रहे हैं जो लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की? अब एक जंग का समा है वहाँ पर और इस मरतबा कोई बाहरी ताकत नहीं है, अमरीकी फ़ोर्स नहीं है, नेटो अफवाज नहीं है जिनसे तालिबान लड़ रहे हैं, बल्कि अफ़गानी से लड़ रहा है। एक तरफ फोर्सेस हैं, दूसरी जानिब तालिबान है। किस तरफ ये जाती सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके इंट्रो में जो आपने रिमार्क दिया था कि ग़ालिबन 6 से 8 महीने लग सकते हैं अफ़गान गवर्नमेंट को के कलेप्स होने में, और जिस स्पीड से अफ़गान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ टाइम फ्रेम से। मैं समझता हूँ इट कुड हैपन मच अर्लियर, पहली बात। दूसरा ये है कि देखें, आपने कहा जी अमरीकियों का इनखला हो गया, चले मानते हैं अभी उनके 1000-1200 ट्रूप्स रहते हैं वो अपने काबुल उनकी एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनकी लास्ट डेट जो है टोटल विड्रॉल की वो 31 अगस्त है, फर्स्ट 3 days ऑफ सितंबर लाइक दैट। लेकिन उन्होंने तो बहुत बड़ी वायलेशन कर दी है अफगान तालिबान के साथ, एक किस्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कहें वो दोबारा जंग की हालत में आ गए हैं। ये जो क्लोज एयर सपोर्ट मिल रही है अफगान अपना तालिबान के ख़िलाफ़ अफगान नेशनल आर्मी को, ये कंधार की जंग में वगैरह इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं उसमें जो एयरक्राफ्ट अटैक कर रहे हैं अफगान तालिबान की फोर्सेस को, वो तो कहा जा रहा है कि या वो अमरीकी हैं, या अब ये भी शक हो रहा है कि गालिबन इंडिया की एक इन्वॉल्वमेंट
किसी हद तक शुरू हो चुकी है। 2 जहाज तो हमने देख लिए थे, जिस तरह उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एमुनिशन लेके आए थे कंधार में और जलालाबाद में और काबुल में चंद दिन पहले। अब ये अगर फाइटर एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं, पत्नी पायलट्स, अफगानी पायलट्स हैं, इंडियन पायलट्स हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं, तो ये एक वायलेशन है जो अमेरिकन कर रहे हैं विद अफगान तालिबान। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि जो उनका एग्रीमेंट था दोहा में, पीस एग्रीमेंट इन दोनों का, क्योंकि अफगान एयरफोर्स जो है वो उसमें मैं समझता हूँ इतनी काबिलियत नहीं है कि वो जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकें। इसी तरह अफगान नेशनल आर्मी को जो क्लोज सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम दी यूएस एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो कहाँ से फ्लाई होके आ रहे हैं वी डोंट नो। वो चीज़ें अभी तक बिल्कुल ग्रे एरिया है, खुल के बात सामने नहीं आ रही। तो वो काफ़ी अफगान नेशनल आर्मी के इक्विपमेंट तो तालिबान को ऑलरेडी उन्होंने कैप्चर कर लिया है, जो अमेरिकन सप्लाइड इक्विपमेंट था, और बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना सरेंडर भी किया। अफगान आर्मी, पाकिस्तान भी 2-3 उनके ग्रुप जो हैं वो क्रॉस किए हैं, जिनको फिर हमने रिटर्न कर दिया टू द अफगान गवर्नमेंट, अफगान फौजी जो हैं। सो कहने का मेरा मतलब ये है, अफगान तालिबान की जो स्पीड है और जिस तरह आगे वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अफगान नेशनल आर्मी को लॉन्च किया गया है। अशरफ गनी ने कहा है कि जनाब हम पे एग्रेशन हो गया है, बल्कि वो कह रहा फॉरेन एग्रेशन की बात कर रहे हैं। मतलब वो हिंट कर रहे हैं पाकिस्तान पे कि अफगान तालिबान को जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। जाहिर बात है हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर पीस एग्रीमेंट नहीं होता, देन लेट नेचर टेक इट्स नेचुरल कोर्स। और नेचुरल कोर्स में मेरी नज़र में अगर अफगान तालिबान ये जंग जीत जाते हैं और काबुल की जंग जो फाइनल जंग होगी वहाँ पे भी वो उनके मामला ठीक निकलते हैं और दे टेक ओवर काबुल, तो देन सो बी इट। अगर अशरफ गनी साहब नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, अगर वो अफगान दुश्मनी पे उतर आए हैं, वो नहीं चाहते कि ये मामला अमन की तरफ जाए, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो फिर ठीक है, इसका यही हल है। राइटली सेड। ये सब पॉइंट टेकन सर, आपकी बात पहुंच गई, आपने तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाल दी। कमर चीमा साहब, हाउ डू यू रीड द सिचुएशन? इस वक्त ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और क्या वाकई आप समझते हैं कि 5-6 महीने से भी पहले ही तालिबान ये कंट्रोल संभाल लेंगे? और फिर जो पाकिस्तान दफ्तर खारजा का बयान है जिसमें बड़ा वाजे किया है पाकिस्तान ने कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि जो जंगें हैं वो कौमें लड़ती हैं, और बिल्कुल ये बात हकीकत है कि अशरफ गनी के साथ जो अफगान कौम है वो साथ नहीं है। एक डिवाइडेड एंड स्प्लिट ओपिनियन है। अशरफ गनी बड़ी मुश्किल से 50% जो वोट लेके बने, और जिस तरह की डिवाइडेड सोसाइटी, तकसीम शुदा सोसाइटी मुआशरा है अफगानिस्तान का, एथनिक सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर जो जिस तरह तकसीम है और सियासी बुनियादों पर जो तकसीम है, मुझे नहीं लगता कि अफगान हुकूमत जो है वो टिक सकती है। और बहुत जल्द, शायद 2-3 माह में चीज़ें, 4 माह में मैक्सिमम वो चीज़ें कंट्रोल से, लेकिन काबुल बच जाएगा, और काबुल फिर बाद में एक और तरीके से शायद तालिबान के कंट्रोल में आए, या एक और किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन जो अहम बात है वो जो अमेरिका के जाने के बाद जो डेवलपमेंट आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कहता है जी कि हम जो है वो किसी के साथ नहीं है, किसी एक धड़े के साथ नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपको याद हो कि तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा जो सियासी धड़े पाकिस्तान में आए हैं, जिसमें गुलबदीन हिकमत यार भी थे, हाई पीस काउंसिल के लोग भी थे, अब्दुल्ला भी आए हैं। तो हमने बेसिकली तालिबान को और दूसरे जो अफगान सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, ये सबको मैसेज दिया है कि हम चीज़ों को इस तरह कंक्लूड करना चाहते हैं कि हम सबसे ताल्लुक रखना चाहते हैं। और ये बात गलत है जो समझी जाती है कि पाकिस्तान का सिर्फ तालिबान के साथ ताल्लुक है। देखिए कि तालिबान का दोहा में ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पूरी दुनिया उनसे कॉन्टैक्ट कर रही है। हम उनके ना तो स्पोक्स पर्सन हैं, ना हम उनके लिए काम करते हैं। वो अपने इंडिपेंडेंट, आपको याद होगा बैक इन 1996 जब वो एक डी फैक्टो रिकग्निशन उन्होंने ली थी पूरी पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब की तरफ से, तब भी उन्होंने नहीं माना था कि हम जो है ड्यूरल लाइन को मानते हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया था। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून धड़े हैं, जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, उनके साथ मिलके एक पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट करें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो पाक अफगान बॉर्डर में चीजें डेवलप होंगी वो पाकिस्तानी मुआशरे के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि जब लास्ट टाइम भी रिफ्यूजीज आए थे, मामलात खराब हुए थे। अभी भी जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो पीटीएम हो, एएनपी हो, शेरपाव साहब हो, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, जो बाकी धड़े हैं,
वो सारे के सारे एक और सोच रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो ट्रांसनेशनल पश्तून नेशनलिज्म है, इसको कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के सोशल मेकअप के अंदर इसकी वैल्यू है। सो इसको किस तरह डील करना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी इशराफिया पार्लियामेंट को बैठना चाहिए। और आपको पता है कि जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI ने एक बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी थी पार्लियामेंटेरियंस को, उसका फॉलो अप नहीं हुआ अरसलान साहब, जो कि मैं समझता हूं इंतहाई गैर संजीदा बिहेवियर है। उसका फॉलो अप होना चाहिए, पार्लियामेंट को दोबारा बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हुआ, और एस्टैब्लिशमेंट पूछे और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पूछे कि जो उन्होंने गुजारिशात सियासतदानों के सामने रखी थी, जिसमें यह था कि तालिबान अगर पावर में आते हैं, या उसमें यह था कि अगर उस पर क्या करना है, मैं TTP और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर सियासतदानों ने क्या, सियासी इशराफिया ने, पार्लियामेंट का क्या मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है एक कॉम्प्रिहेंसिव बैठक पाकिस्तान में होनी चाहिए, जो कि अभी तक हो भी नहीं रही और उसके मुझे असरात भी कहीं नजर नहीं आ रहे। हो भी नहीं रही, असरात भी नहीं नज़र आ रहे। यकीनन ये डेवलपमेंट्स ऐसी हैं कि जो कि पूरे ख़ित्ते के अमन के हवाले से ख़तरात लाहक हैं। वहाँ पर जो कुछ होता है, जिस तरह से सिविल वॉर के ख़दशात हैं, सिविल वॉर से बढ़कर अब बाकायदा एक जंग है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, लेकिन ये एक सूबे तक वहाँ महदूद है। अगर ये फैलती है और मज़ीद बढ़ती जाती है तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये पूरा ख़ित्ता इससे मुतासिर हो सकता है। इसी बात को प्रीएम्प्ट करते हुए हमने देखा था कि तमाम तर ममालिक ने इस पर बातचीत का आगाज़ किया था और ये कोशिश की थी कि कोई पीस डील वहाँ पर हो जाए। सवाल ये है कि आने वाले वक्त में भी कोई पीस डील होगी या अफ़गान फोर्सेस डट कर मुकाबला करेंगे या ईजीली गिव अप करते जाएंगे और तालिबान ये कंट्रोल संभाल लेंगे। वो संभाल लेते हैं तो उसके बाद भी ख़ित्ते पे क्या असरात इसके होंगे, किन ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात रहेंगे। बिलखसूस पाकिस्तान को इस पर अपना काम करना चाहिए और यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए और एक कंसेंसस के साथ एक राय आनी चाहिए। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर हम जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो डेवलपमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा उन पर कुछ बात करें। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त ये तो हमने बात की जो कि इस वक्त खित्ते में एक सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के हवाले से, कुछ मुल्क के अंदर भी मामलात चल रहे हैं और इस वक्त जो ओवर द वीकेंड शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी हिकमत अमली नाकिस थी 2018 में, जिस वजह से हमें इंतखाबात में शिकस्त हुई। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इख्तलाफ किया उनके बयान से। हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया, हुकूमती तर्जुमानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मीम और शीन में लड़ाई हो गई है। गो के ये बड़े अरसे से इस हवाले से बात हुई, लेकिन तमाम लोग कन्विंस्ड हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से हट कर कोई बात करें या अलहदगी करें या कोई अपना मौक़िफ़ रखें। वो खामोश रहते हैं, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपने भाई के साथ ही खड़े हैं। फिर नवाज शरीफ साहब को भी वहाँ से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। तो क्या इस वक्त फाइनली हम समझ लें कि कुछ दाल में काला हमें नज़र आ रहा है व्हेन इट कम्स टू नून लीग? ये बात सही है कि अगर ये ऐसी हमारी खुश फहमी है कि जनाब वो शहबाज शरीफ जो हैं वो अब शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, अपना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और जनाब अलहदगी का इख्तियार करेंगे, ये कर देंगे और जनाब दो धड़ों में हो जाएगी। नहीं, ये जो कल इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये पहली मरतबा जिसको कहते हैं ना द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, उन्होंने अपने मुँह से ये बात मैसेज ये दे रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को कि जनाब अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब बेहतर है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए या नेशनल रिकन्सिलिएशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब वो ये वही उसी तरह इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे शहबाज वही खड़े हैं शरीफ फैमिली, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लेट बीबी वो थी 2007 में जनरल मुशर्रफ के साथ, और वहाँ पे भी यही बात हुई थी कि नहीं जी बस ये मिट्टी पाओ इस अकाउंटेबिलिटी को, कौमी नेशनल रिकन्सिलिएशन करो। फिर वो NRO आ गया, केसेस ख़त्म हो गए, सब कुछ, सब जो लूटा हुआ पैसा था वो सब बचा गए। यहाँ पे भी देखें, एक मैं समझता हूँ कि ये एक डबल गेम है जो कि शरीफ फैमिली खेल रही है। उनके दो फेस हैं, एक नवाज शरीफ मरियम नवाज वाला नैरेटिव बाय डिज़ाइन है, जारहाना नैरेटिव अगेंस्ट द मिलिट्री, अगेंस्ट द PTI गवर्नमेंट, अगेंस्ट द मिलिट्री लीडरशिप, कि उनको किसी तरह को फोर्स करें, उनको प्रेशर में लेके आएँ, ब्लैकमेल करें कि किसी तरह वो जनरल मुशर्रफ वाला NRO शरीफ फैमिली को मिल जाए।
और दो इंपॉर्टेंट बातें मैं अब यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ। पहला ये कि बार बार इमरान खान तो कह रहे हैं कि जनाब NRO, उन्होंने लास्ट 2 दिन पहले भी कहा कि अभी भी वो उन्होंने कहा 3 साल से ये NRO मांग रहे हैं। जी। मिलिट्री लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट, मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी इस किस्म के अपना ये NRO टाइप चीज़ के हक में, क्योंकि सारी जो मेहनत नैब ने की है इट विल गो फॉर अ सिग। नंबर 2, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं स्पीडी ट्रायल करो ये तमाम मेगा स्कैम्स का, चाहे वो जरदारी फैमिली हो, चाहे शहबाज शरीफ और बाकी लोग। लेकिन हो कह रहा है, खासकर शहबाज शरीफ साहब के केस में वेरी मीनिंगफुल, 6 महीने से उनके ट्रायल रुके हुए हैं, देयर ऑन होल्ड। वाई? बिकॉज वो जजेस जो ट्रांसफर हुए थे पिछले लाहौर के उनके चीफ जस्टिस, वो जनाब वो अकाउंटेबल कोर्ट के जजेस, हमने तो खबर नहीं सुनी है कि वो वापस अपनी जगह आ गए। तो स्पीडी ट्रायल भी रुके हुए हैं, इनके केसेस पर ट्रायल नहीं हो रहे, ये तारीखें पे तारीखें ले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये आई डू नॉट नो ये क्यों हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल की बात नहीं करती, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और गवर्नमेंट ने एग्री किया, ऐलान किया कि हम 30 एहतसाब अदालतें स्पीडी ट्रायल के लिए लेके आ रहे हैं, वी आर रेडी। फिर उस चीज़ को 3 महीने हो गए, कोई नाम ही नहीं लेता। व्हाई इज दिस हैपनिंग? और दूसरी बात ये है, शहबाज शरीफ साहब जो मैं समझता हूँ, ये हमजा और ये पूरी शरीफ फैमिली, भाई NRO के बाद भूल जाएं, जो आप लोगों के अकाउंट्स में जो अरबों रुपया, 25 अरब 40 अरब रुपया जो आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं ये पैसा किधर से आया, और भाई हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम आपकी बात मान लें, आप भी इतने स्मार्ट नहीं है कि आप हमें आउट स्मार्ट कर दें। वो पैसा आप वापस करें, यू शुड रिटर्न। अगर वो आपका पैसा नहीं है, आपको नहीं मालूम, कि दैट मनी शुड बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ताकि मामला आगे चले। और ये शेख रशीद साहब ने जो बड़ा मीनिंगफुल जुमला बोल दिया 2 दिन पहले कि शहबाज शरीफ अगर मादी को भूल जाते हैं तो और आके गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं तो फिर कुछ मामला आगे चल सकते हैं। सो मुझे कुछ मामला जो है उनमें दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि लगता है कि शहबाज शरीफ अपने लिए भी नहीं, वो पूरे शरीफ खानदान के लिए, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ और मरीम नवाज और हमजा के इन तमाम के केसेस, और जो उनके लोग बाहर बैठे लंदन में बेटे जो हैं नवाज शरीफ को, उनके लिए कोई ना कोई ये अपना एग्रीमेंट लेने के, NRO लेने के चक्कर में है, तभी पहली मरतबा के मुंह से नेशनल रिकंसिलिएशन मिला। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होने चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले होने चाहिए। और राइट ही सेड ब्रिगेड साहब, पॉइंट आ गया सर आपका, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन के कानून के तहत फैसले होने चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया शहबाज शरीफ साहब को, मैंने बार बार उसको सुना, वो कहते हैं अगर हमारी हिकमत अमली दुरुस्त होती तो 2018 के इलेक्शन में 4थी बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते। ये कोई मजाक है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 2016 में फैसला आ गया था, फिर जो केस चला और फिर उसके बाद उनकी 2016 से वो केस चला, फिर उनकी जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुई, सो देयर वाज नो वे कि वो जो भी हिकमत अमली बनाते नवाज शरीफ साहब 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं होते, को अनडू तो नहीं हो जानी थी सुप्रीम कोर्ट की सज़ा। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही, फिर इसको अपोज किस कॉन्टेक्स्ट में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया? आपको कुछ समझ आ रही है इस सारे मामले की? मेरा ख्याल है कि ये वही बात है कि जो पनामा केस शुरू हुआ था उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, तो उस पर शायद उस रेफरेंस से बात की जा रही है। केस सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले उस वक्त कुछ बड़े लोगों की बड़ी बातें हुई थी, शायद ये वो बातें कह रहे हैं, शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ की बातें हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो शायद मामला बेहतर हो जाते। अब गुजारी बात है, ये एक पेंडोरा बॉक्स है, अब ये कैसे खुलेगा, और शाहिद खान साहब ने बात तो कर दी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर तो होता है, कोई भी सियासी जमात पावर में आती है तो वो 5 साल रूल करती है तो वो उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आता है, बिकॉज अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन नून लीग एक पॉपुलर पार्टी है पंजाब के अंदर, और इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है
कि ये जो हम लोगों ने नून और शीन और मीम और ये सारा निकाला हुआ है, ये मैं समझता हूं कि ये बस मीडिया की खपत के हवाले से तो बातें ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड इस तरह की कोई बात जो है वो प्रैक्टिकल नेचर में हमारे सामने कोई नहीं समझ आती। बेशक शहबाज शरीफ जो मर्जी व्यू रखते हैं, जो मरियम बोलती हैं, जो नवाज शरीफ बोलते हैं, वो उसके आगे कुछ नहीं बोलते। एंड सेम इज कि जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो मरियम एंड नवाज उसके बारे में खामोश रहते हैं। तो ये एक इन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जो कि मैं समझता हूँ उनको बड़ा सूट करते हैं। एटलीस्ट मीडिया कंजम्पशन, सोसाइटियल कंजम्पशन के लिए ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि शायद शाहिद खान अब्बासी भी ये समझते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अपरेटस पावर में आता है वो समहाउ हमें पता चला है कि मरकज में जो नेशनल लेवल का जो पॉलिटिकल अपरेटस है उसमें कहीं ना कहीं लेन देन और चीजें इस तरह की जो है वो क्राफ्ट होती हैं। सूबों का माहौल जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो मरकज में लेजिस्लेशन होनी होती है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करती है। सो मरकज में आने के लिए आपको एक पॉलिटिकल जो कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, सूबे में सिर्फ रहने के लिए शायद आपको उस तरह कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है कि जी बिल्कुल। मैं ज़रा ब्रिगेड साहब अब गो के ये जो फैसला था जिसका मैंने जिक्र किया आगाज़ में, वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करने का, ये फ़िल वक्त मौखर हो गया है। लेकिन ये एक तजवीज़ थी, वजारत हाउसिंग की एक समरी थी जिसमें ये तजवीज़ दी गई थी। फिर इतलात ये थी कि काबीना इसकी मंजूरी देगी, वहाँ पर विंटेज गाड़ियों की नुमाइश होगी, सेमिनार हुआ करेंगे और इससे आमदन हासिल की जाएगी, इसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन शॉर्ट। अब ये मौखर हो गया, मैं इस पर एक अलहदा बात है, लेकिन ये पहले जी वज़ीर आज़म हाउस को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउस अवाम के लिए खोलेंगे, दीवारें गिरनी, ये कौन ये सोच और ये ख्यालात कौन देता है और इसके पीछे क्या मंतक होती है, आप समझ सकते हैं? क्योंकि मैं समझने से कासिर हूँ ब्रिगेड साहब। देखें, जब इमरान खान 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने बड़े, आपको पता, बड़े रेडिकल तरीके से रेडिकल व्यूज़ लेके वो आए थे। उनके बड़े रेडिकल स्लोगन थे कि गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें वो गिरा देंगे पहले दिन बुलडोजर से। और उनके वीडियोज़ के ऊपर हैं 2-3 कोशिश थोड़ी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो मामला कोर्ट में की स्टे हो गया जब पहली दीवार थोड़ी सी गिराई इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कभी बात ही नहीं की गवर्नर हाउस लाहौर की, और सिर्फ पब्लिक के लिए वो खोल दिया उनका पार्क और ये वो। तो वो एक इनका बड़ा एक इनकी प्रॉमिस है जो कि लोग अभी बार बार याद करते हैं। लेकिन एक बात है, गवर्नर हाउस नथिया गली हो गया, गवर्नर हाउस मरी हो गया, मेरा ख्याल है यहाँ पे इन्होंने कुछ लोगों के लिए और जो सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं उनको आवाम के लिए खोला है। प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद, यस, ये यूनिवर्सिटी का इनका प्लान है और मेरे ख्याल वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। इट विल श्योरली हैपन विद इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये जो ऐसे बड़े बड़े जो इमारतें हमने खड़ी कर दी चेक पब्लिक मनी के साथ, अगर उनको कमर्शियल के यूज के में लाया जाता है। बट ब्रिगेड साहब, मेरा सवाल, डोंट यू थिंक देयर आर बिगर इश्यूज टू फोकस ऑन रादर देन दीज कॉस्मेटिक्स? नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं है। देखिए, एक बात आप हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऑस्टेरिटी के हवाले से जो कहा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अगर उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर इलेक्शन से पहले जो बनी गाला मिलने आया उसको सिर्फ एक 10 रुपए वाला बिस्कुट और पानी का गिलास या एक चाय की पहली पिलाई और मैसेज दे दिया सबको कि जनाब दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, आज तक कह रहे हैं वही चीज़ फॉलो हो रही है। ऑस्टेरिटी, कोई लेविश डिनर नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो 5-5 कोर्स के मील चलते थे, हमें लोग बताते हैं मादी में जिस तरह वहाँ पे लोग आते थे। राइट ही सेड। ये सब वक्त जरा कम है, मैं चीमा साहब की भी राय ले लूँ इस पर। चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं? आप भी क्या उसकी फैकल्टी में होंगे? यूनिवर्सिटी जो बनेगी वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस में, आर यू होपफुल? उम्मीद लगा के बैठे हैं? अरसलान साहब, मैं समझता हूँ कि ये सारे पॉलिटिकल स्टंट हैं जनाब, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सियासतदानों की बातें होती हैं। इमरान खान साहब ने भी बातें की और अभी वज़ीर आज़म हाउस को आप जो है वो रेंट पे चलाएंगे। मतलब क्या बातें करते हैं आप? कोई स्टेट की ऑनर भी होती है। आप, वो आपका घर नहीं है, वो वज़ीर आज़म साहब का घर है। उनको रियासत में चुन के बिठाया, वहां पे अवाम ने बिठाया। उस अदारे की, उस इंस्टीट्यूशन की, उस बिल्डिंग की इज्जत करें। कल को आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट रात को फारिग होती है, कल आप कहेंगे जी फलां बिल्डिंग रात को फारिग होती है, दिन को ये फारिग होता है, 6 महीने ये फारिग होता है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते जनाब। मुल्क इस तरह ना अमीर होते हैं ना इन चीजों से गरीब होते हैं। जहां पैसा पैदा होना चाहिए, जो प्रोडक्शन होनी चाहिए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, वो काम करें।
आप ये क्या पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज, और वो सारा भारतीय मीडिया सुबह से लेकर शाम तक वो गालियां दे रहा है, कह रहा है जी पाकिस्तान लुट गया, मर गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो वज़ीर आज़म हाउस गिरवी रख दी है। वो पहले कहते जी सड़कें गिरवी रख दी, एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, अब वज़ीर आज़म हाउस को आपने जनाब लगा दिया किराए के ऊपर। ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? मुल्क किस तरह चलते हैं? क्या गुर्बत इस तरह? I can understand your point, चीमा साहब, and I totally agree with what you're saying. बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।